हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एक सा। दूसरा वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर नेपोलियन बोनापार्टी के ऊपर देखेंगे। चलो, नेपोलियन बोनापार्टी जो है यहाँ पर कोई भी इतना गहरा असर नहीं डाल पाया यूरोप की हिस्ट्री पे जितना यहाँ पर जनरली नेपोलियन बोनापार्टी ने जितना अचीव किया है। और फ्रांस इन पर्टिकुलर, मतलब फ्रांस में इतना कोई इम्पोर्टेंट बंदा अभी तक के नहीं गुजरा है। मिलिट्री पर्सन था ये, उसके बाद में एम्पायर बिल्डर, एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इसे कह सकते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नेपोलियन ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। और सेंट्रल गवर्नमेंट डाला था उसने, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम फ्रांस में। कुछ ऐसे कोड्स वगैरह है जो आज तक के नेपोलियन वगैरह के चल रहे हैं। राइज टू पावर की बात करेंगे, बहुत ईजी है कि नेपोलियन का बॉर्न हुआ था 15 अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। एजैशियो नाम का प्लेस है, आइलैंड ऑफ कॉर्सिका। आपको मैंने कॉर्सिका इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि कॉर्सिका कहाँ पे है, ध्यान रखना है। एक सेकेंड, कॉर्सिका आइलैंड आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा इसको ऐसे जूम करेंगे और ये कॉर्सिका इस तरफ है। ये फ्रांस से नियरली अराउंड साउथ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, फ्रांस के इस तरफ के हिस्से में है। मतलब नेपोलियन के बर्थ से 1 साल पहले ही इसको परचेज़ किया गया था। किसने? फ्रांस ने इसको परचेज़ किया था। चलो, तो यहाँ पर ये फोर्थ चाइल्ड है किसका? फोर्थ चाइल्ड एंड द सेकंड सन ऑफ द कार्लो एंड द लेटिशिया जेरालिनो बोनापार्टी। और एक बहुत ही नॉर्मल इटालियन नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। 9 साल के एज में उसने फ्रेंच मिलिट्री स्कूल फ्रांस में ज्वाइन किया। 16 साल की इसमें उसने कमीशन ज्वाइन की फ्रेंच आर्मी के एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट ऑफ द आर्टिलरी। आर्टिलरी बोलोगे तो तोपखाना। तो रेवोल्यूशन ऑफ द 1789 यहाँ पर इसके लिए खास अच्छा साबित होता है। 1790s में उसने अपने कुछ महीने कॉर्सिका के अंदर, ठीक है, गुजारे और उसके बाद में फ्रांस की जो आर्मी है उसको छोड़ दिया ताकि वो कॉर्सिकन नेशनल गार्ड वगैरह को सर्व कर सके। फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने जैकोबिन क्लब ज्वाइन किया था। जैकोबिन क्लब वही है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का वीडियो देखेंगे तो। नेपोलियन की जो मेंबरशिप है जैकोबिन क्लब की, और इससे काफ़ी बुरा जो इसके रिलेशंस है वो गवर्नर ऑफ कॉर्सिका के साथ में बन जाते हैं। गवर्नर ऑफ कॉर्सिका का नाम है पास्कुअल पाउली, जो एक रॉयलिस्ट है, मतलब राजशाही को जो ज़्यादा मानता है। जैसे ही यहाँ पर लुईस 16 का एग्जीक्यूशन होता है तो बोनापार्टीज जैकोबिन्स के साथ में थे, खास करके नेपोलियन। तो रॉयलिस्ट मतलब जो राजशाही में बिलीव करते हैं और उनको उनके साथ में हमदर्दी जताते हैं। तो बोनापार्टी स्कूल ने तड़ी पार वगैरह कर दिया, आउटलॉस डिक्लेयर कर दिया। वो फैमिली यहाँ पे फ्रांस की तरफ रवाना हो जाती है और उसके बाद में नेपोलियन फिर से फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करता है। 1793 में नेपोलियन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। टूलोन हार्बर को इसने कैप्चर किया, किससे? रॉयलिस्ट से, ठीक है, और इंग्लिश से। इंग्लिश भी इसको सपोर्ट कर रही थी, किसको? रॉयलिस्ट को, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशनरी लोग हैं इन्होंने काफ़ी जंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, लोग भी इनके खिलाफ होते जा रहे थे। और फॉर हिज एबल इन विक्ट्री नेपोलियन वॉज प्रोमोटेड टू द कैप्टन ऑफ द आर्टिलरी ब्रिगेडियर। 24 साल की एज में आज जो लोग हैं, लाइक फॉर बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग सक्सेस पा जाते हैं, उस टाइम पर 24 ईयर्स ऑफ एज में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। नेपोलियन ने नेशनल कॉन्वेंशन को टूलेरिस के अंदर डिफेंड भी किया था, जब यहाँ पे पेरिस की जो मॉब है, जब रॉयलिस्ट के साथ में मिल करके नेशनल कॉन्वेंशन के ऊपर अटैक करने वाले थे। और जब उसने ये बचाया तो नेपोलियन को बताया गया कि भाई ये हमारा सबसे बड़ा हीरो है, और उसके बाद में उसको मेजर जनरल की टाइटल दे दी गई। इटालियन कैंपेन, रेवोल्यूशनरी वॉर्स के टाइम पे यूरोपियन नेशंस फ्रांस के खिलाफ हो चुके थे। उसके पीछे एक खास अच्छा रीज़न है कि राजशाही दूसरे देशों में भी थी, जैसे स्पेन है और फ्रांस है, सॉरी ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। तो इनके सब के अंदर में भी राजशाही थी। उनको डर था कि कहीं हमारे यहाँ पर भी ऐसी आफत ना आ जाए जैसे रेवोल्यूशन के शक्ल में यहाँ पर फ्रांस में आई है। 1796 में ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया चीफ एनिमी ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन को यहाँ पर कमांडर इन चीफ बनाया गया। नेपोलियन जो है यहाँ पर इटाली के खिलाफ, नॉर्दर्न इटाली खास करके, देखो अभी इटाली कोई कंट्री नहीं है, मैं पहले मैप में क्लियर कर चुका हूँ, आप एक बार मैप भी देख सकते हो।
मैप चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार फिर से कि नेपाल अभी ये भी एक कंट्री नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अब इटाली की अगर बात करेंगे तो इसके पुरानी वीडियो में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैप को डिटेलिंग में डील किया है। ये जो सवॉय नाइस वगैरह, ये वेनिस शहर, ऐसे करके ये पूरा इटाली पड़ता है। सर्दिनिया का पार्ट भी इटाली है, कॉर्सिका को छोड़ करके, ठीक है। ये फ्रांस के इस तरफ का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जर्मनी पड़ता है, ये बाद में बनेंगे ये सब। तो अभी इटाली देखो कैसे कैसे बटा हुआ है। पैपल स्टेट्स है, साउथ इटाली है जिसको हम लोग नेपल्स वगैरह कहते हैं, सवॉय है, सर्दिनिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। चलो कहाँ था, एक सेकेंड, इटालियन कैंपेन्स। तो नेपोलियन ने यहाँ पे 38,000 लोगों की फोर्स वगैरह लेता है और उसके बाद में बहुत सारे ऑर्ड्स थे, मिलिट्री जीनियस इसको कहा गया। इटालियन कैंपेन में ये सर्दिनियंस को डिफीट करता है। अभी सर्दिनियंस मतलब सर्दिनिया, इटाली का जो लोअर साइड वाला जो हिस्सा है आइलैंड टाइप में, सर्दिनिया को इसने डिफीट किया। ऑस्ट्रिया को फोर्स किया कि भाई ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो साइन करो। फ्रांस ने यहाँ पर बेल्जियम वगैरह ऑस्ट्रिया से एक्वायर कर लिया। ऑस्ट्रिया ने अपनी राइट्स जो है लोम्बार्डी नॉर्दर्न इटाली में भी छोड़ दी कि भाई हमसे ना हो पाएगा। और सिस एल्पाइन रिपब्लिक क्रिएटेड बाय द नेपोलियन, मतलब एक ऐसा एक टर्म दे दिया गया कि जो नॉर्दर्न इटाली कॉन्कर करने के बाद में। तो डिफीट ऑफ द ऑस्ट्रिया फर्स्ट कोलिशन ऑफ पावर्स अगेंस्ट द फ्रांस फॉर्म्ड इन 1970-93। मतलब इनके खिलाफ कौन कौन से पावर साथ में थी वो देखो, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, सर्दिनिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ से तो निकल जाता है, मेजॉरिटी इंग्लैंड ही वॉर यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू करता है फ्रांस के साथ में, ठीक है। इजिप्शियन कैंपेन की बात करेंगे, लेट इन 1797 डायरेक्टरी कॉन्वेंशन नेशनल असेंबली, बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की है इसके बारे में, अभी फिर से यहाँ पर नहीं दोहराएंगे इसको। तो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच। तो डायरेक्टरी एक्सप्रेस्ड इट्स डिसीजन टू अपॉइंट नेपोलियन एज द कमांडर इन चीफ। अब देखो यहाँ पर भी नेपोलियन को भेजा गया कि भाई आपको है ना इंग्लैंड वगैरह में इन्वेड करना है, तो उसने मना कर दिया। उसने ये बताया कि नेपोलियन ने ये बताया इंग्लैंड को हम उसकी कॉलोनीज़ में डिफीट करते हैं, उसके घर में जा कर के डिफीट नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए उसने ये सुझाव दिया कि हम इजिप्ट में जा कर के उसकी जो ब्रिटिश ट्रेड जो मिडल ईस्ट के साथ में है वो ख़त्म कर सकते हैं। डायरेक्टरी ने उसका प्लान एक्सेप्ट किया। सेम वही 38,000 लोगों को लेकर के निकलता है। बैटल ऑफ पिरामिड्स होती है 1798 में। नेपोलियन ने मामेलुक्स को डिफीट किया, जो मिलिट्री रूलर्स होते हैं इजिप्ट के। लेकिन यहाँ पर जो फ्रांस की जो फ्लीट है वो बैटल ऑफ नाइल के अंदर, इसको बैटल ऑफ नील भी कहते हैं, कमांडेड बाय द ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन। तो नेल्सन भाई साहब ने यहाँ पर फ्रेंच फ्लीट को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया बैटल ऑफ नाइल में। नेपोलियन काफ़ी आगे बढ़ रहा था, लेकिन टर्की ने फिर यहाँ पर इंग्लैंड को ज्वाइन किया और रशिया ने भी डिक्लेयर कर दिया फ्रांस के खिलाफ वॉर। मतलब इंग्लैंड, रशिया एंड टर्की, ठीक है, इंग्लैंड, रशिया, टर्की। नेपोलियन यहाँ पर एकर नाम का एक शहर है, बहुत पुराना शहर है टर्किश सीरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अलेक्जेंडर ने भी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको फतेह करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। अब इतना बैकडेटेड नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी एक फैक्ट निकला तो बता दिया। तो वापस से रिटर्न इजिप्ट कर लेता है ये, और वहाँ पे इसको बहुत सारी एंटिक चीज़ें वगैरह भी मिलती है जो आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है। अनदर कोलिजन ऑफ द नेशन अगेंस्ट फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रशिया, और उसके बाद में ये सारे AER। तो नेपोलियन ने इनको डिफीट किया इटाली के अंदर, एंड द फ्रेंच डिफीट इन द इटाली। मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक वापस से एक नया कोलिशन उभर करके आया। ऑस्ट्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, चाहे वो कितनी भी बार हराया जाए। तो सेकंड कोलिशन जो है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, EAR, ईयर्स, ठीक है, एस मत लगाना, ईयर कान को कहते हैं, ठीक है, ईयर या रिया REA आप कैसे भी बना सकते हो। नेपोलियन ने देखा कि इटाली जो हम लोगों ने जीता था वहाँ पर हमको हार का सामना करना पड़ा है, जब मैं इजिप्ट में यहाँ पर घूम रहा हूँ। तो वापस से रिटर्न फ्रांस करता है। फ्रांस के अंदर कुछ हलचल हो जाती है। बेसिकली फ्रांस के जो लोग हैं वो डायरेक्टरी जो वहाँ पर बनी थी, जो एक संवैधानिक तरीके से जो लोग ने बनाया था,
डायरेक्टरी के अंदर काफ़ी हलचल हो गई। फ्रांस की जनता है उनके अंदर काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा। और उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड और हॉलैंड बाहर से जो इन्वेजन होने वाले थे तो उनको काफ़ी हद तक के थाम दिया। काउंटर रेवोल्यूशन ऐसे फ्रांस में हो इसकी भी गुंजाइश थी। कोप डी इटैट, अब यहाँ पर कैसा है ना कि 1799 के बाद में नेपोलियन ने एबीसीएस एक दूसरा बंदा है उसके साथ में प्लान किया कोप डी इटैट, मतलब पावर ग्रैब करने के लिए, ठीक है। और नवंबर 9 और 10 के अंदर ये सक्सेसफुली ये लोगों ने कैरिड आउट किया। जो डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थे उनको फोर्स किया गया कि भाई आप लोग रिज़ाइन करो। जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करते थे उनको हटा दिया गया, एक नई गवर्नमेंट बनाई गई, कॉन्सुलेट बनाया गया, उसके अंदर 3 बंदे थे। मतलब डायरेक्टरी को हटा के लेजिस्लेटिव मेंबर्स को साइड में करके यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम था कॉन्सुलेट के अंदर 3 बंदे होंगे। नेपोलियन होगा सबसे पहला कॉन्सुल, उसके बाद में 2 डायरेक्टर्स और होंगे जिसका नाम है एबीसीएस और पीटर रॉजर ड्यूकोस और एबीसीएस को बहुत ही चालाकी से नेपोलियन साइडलाइन करता है और उसके बाद में बोनापार्टी बन जाता है नेपोलियन मास्टर ऑफ द फ्रांस, मतलब सिंगल हैंडेडली। तो एट द फर्स्ट कंसल नेपोलियन ने यहाँ पर कौन सी पॉलिसी अपनाई कि पॉलिसी ऑफ द पेसिफिकेशन, ठीक है। मतलब नॉर्मल तरीके से हमने को जो भी है फ्रांस के अंदर शांति बनाए रखना है। एब्रॉड वगैरह जैसे भी देखेंगे, सप्रेस द रिवोल्ट्स इन द ला वेंडी एंड द ब्रिटानी, ये प्लेसेस के नाम है। फाइनेंशियल कंडीशन इतना कुछ ठीक ठाक नहीं थी, हो रही थी, लेकिन इसने इम्प्रूव भी किया। 1800 नेपोलियन लेड हिज आर्मी अक्रॉस द एल्प्स इन द पो वैली, नॉर्दर्न इटाली जो बागी हो चुका था, जो इसने हराया था, फिर से वापस से उसको जीतने के पीछे लग चुका है। और ऑस्ट्रिया को इसने बहुत बुरी तरीके से मारा इन द बैटल ऑफ मारिंगो। तो ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ती है कहाँ पर, बैटल ऑफ मारिंगो। ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे एक दूसरी ट्रीटी भी साइन की, ट्रीटी ऑफ लुनविले, विच रैटिफाइड द ट्रीटी ऑफ द कैंपो फॉर्मियो। मतलब लुनविले एक ऐसी ट्रीटी थी कि जो कैंपो फॉर्मियो के ऊपर ठप्पा लगा देती है। कैंपो फॉर्मियो उसके पहले साइन हो चुकी थी। इंग्लैंड ने यहाँ पर शांति का ट्रीटी सुलहनामा कर लिया, ट्रीटी ऑफ एमिन्स के नाम पर, मार्च 1802, ठीक है। तो बाय दिस ट्रीटी इंग्लैंड रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक और उसके फ्रेंच कॉलोनीज भी यहाँ पर छोड़ दिए गए। तो इस टाइम पर कैसा है ना, टीपू सुल्तान की डेथ भी हो चुकी थी और ये लोग मराठास के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और आई थिंक 1802 में अगर आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ बसैन भी ये लोगों ने किया था मराठास के साथ में इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स बहुत जगह एक्टिव चल रहे थे। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सक्सेस, तो ये काफ़ी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सक्सेस की वजह से लोगों के नज़रों में एक भाई फ्रांस को अगर संभाल सकता है तो कोई अपना यही बंदा संभाल सकता है, बस यही। 1802 के अंदर फ्रांस के जो लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया। नेपोलियन फर्स्ट कंसल फॉर लाइफ, मतलब नेपोलियन जब तक ये जिंदा रहेगा, जब तक ये रूल करेगा फ्रांस पर। और 1804 में उसने यहाँ पर खुद उसको एम्परर ऑफ फ्रांस बना दिया गया। नेपोलियनिक एम्पायर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है ये? वेस्टर्न हेमिस्फीयर अगर ऐसे आप बोलोगे तो ये सर्कल से इधर इस तरफ इक्वेटर जाता है, इस तरफ ऐसे अटलांटिक एस शेप में पड़ता है, यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद में साउथ अमेरिका है। मतलब वर्ल्ड को अगर ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बात हम यहाँ पे अमेरिका के बारे में करेंगे। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए है। अमेरिका अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। नेपोलियन एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर था और उसने यहाँ पर ये सोचा कि मैं जो अपना इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर वगैरह के अंदर करूँगा। 1800 में 1880 में नेपोलियन ने फोर्स किया स्पेन को कि भाई लुइसियाना की जो टेरिटरी है नॉर्थ अमेरिका में उसको आप मुझे छोड़ दो, ठीक है। उसकी जो आर्मी है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है फ्रेंच कॉलोनी ऑफ हाइटी बाय स्लेव रिवोल्ट, यहाँ पे स्लेव रिवोल्ट हो जाता है, डिजीज़ भी फैल जाती है। 1803 में नेपोलियन ने लुइसियाना टेरिटरी किसको सोल्ड कर दी, आज का जो यूएसए है उसको, ठीक है, ताकि वो पैसे उठा सके इंग्लैंड के खिलाफ फाइट करने में। तो यहाँ पर ये अनसक्सेसफुल रहा और यहाँ पर उसने सारा के सारा अटेंशन जो है ना फिर यूरोप को दे दिया। बैटल ऑफ ट्रफालगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यही भाई साहब हैं, हीरो विस्काउंट और एशर नेल्सन जिसने बैटल ऑफ नाइल के अंदर उनको हराया था। बैटल ऑफ ट्रफालगर 1805 में होता है। इवन बिफोर इज असम्पशन ऑफ द इम्पीरियल टाइटल, नेपोलियन ने यहाँ पर इंग्लैंड
के साथ में वॉर 1803 में स्टार्ट कर दिया था। नेपोलियन ने बहुत उकसाया उसको फाइट करने के लिए, और उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी की इंडिया और अफ्रीका के अंदर और अमेरिका के अंदर कि जिससे इंग्लैंड जो है ना वो परेशान होकर के उनके खिलाफ जो है वो बगावत कर सके। तो अमेरिका वायलेटिंग द पीस ऑफ एमियंस, मतलब जो सुलहनामा हुआ था इनके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, नेपोलियन ने एक प्लान अटैक किया कि भाई प्लान के तौर एक अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, और ब्रिटिश और फ्रेंच जो फ्लीट थी वो 18 महीने तक आमने सामने एक दूसरे की लगी रही। नेपोलियन ने इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड इसलिए मतलब किया था कि उसको सबक सिखा सके, लेकिन उसने अबैंडन कर दिया ये प्लान। अब टू रिन्यू द चैलेंज फ्रॉम द नेपोलियन 1805, विलियम पिट द यंगर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ऑर्गेनाइज द थर्ड कोलिशन। तो सेकंड कोलिशन में क्या था, EAR हम लोग ने देखा था। अब यहाँ पे थर्ड कोलिशन आया अगेंस्ट दी फ्रांस, उसके अंदर इंग्लैंड है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है, ये तीन है। मतलब EAR ईयर हो जाएगा, उसके बाद में S हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा, सपोर्ट बाय स्वीडन, ये पहले से ही चल रहे थे, प्लस ईयर्स, ठीक है। बैटल ऑफ ट्रफालगर के अंदर वापस से होरेशियो नेल्सन ने 1805 में यहाँ पे कंबाइंड जो फ्रेंच और स्पेनिश फ्लीट थी इनको डिफीट किया। नेल्सन वॉज मॉर्टली वुंडेड, और यहाँ पर ब्रिटिश, नेल्सन के बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जो अपनी क्या कहते हैं जीत जो दर्ज करी थी यहाँ पर, वो आने वाले 19वीं सेंचुरी तक के उसको कोई सुपर पावर से हिला नहीं पाया कि नेवी में इज इक्वल टू दे आर ओनली। डिफीट ऑफ द ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड द रशिया 1805 में नेपोलियन ने अपने ट्रूप्स है ना जर्मनी वगैरह के अंदर डाल दिए, मतलब वहाँ पर वो दौड़ा दिया। जर्मनी देखो अभी भी नहीं बनाया, और वहाँ पर ऑस्ट्रियंस को फिर सबक सिखाया। ये ऑस्ट्रियंस है ना हमेशा हारने के लिए आते हैं। उल्म, फोर्स टू सरेंडर, डिफीटेड अ कंबाइंड ऑस्ट्रो रशियन, वापस से ऑस्ट्रिया और रशिया की फोर्सेस को ऑस्ट्रेलिट्स में उसने डिफीट किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग साइन किया 1805 में नेपोलियन के साथ में। रशियंस यहाँ पे फिर वो पीछे हट जाते हैं, रिट्रीट कर जाते हैं। नेपोलियन यहाँ पे रशियन जार अलेक्जेंडर वन से भी मिलता है तिलसिट में, और उसके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंच जाता है। 1806 में प्रूशिया ने यहाँ पे रशिया को ज्वाइन किया, मतलब जो जर्मनी का एक हिस्सा है उसने रशिया को ज्वाइन किया ताकि हम फ्रांस के खिलाफ, मतलब कितने सारे लोग, ऑस्ट्रिया है, प्रूशिया है, रशिया है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच आर्मी ने यहाँ पे प्रूशियंस को जेना में डिफीट किया और ऑस्टरस्टेट में भी डिफीट किया। नेपोलियन ने यहाँ पे रशियन आर्मी को फ्रीडलैंड में डिफीट किया। 1809 में उसने वापस से ऑस्ट्रियन आर्मी को, मतलब हर एक लाइन में एक नया डिफीट है। इसके अंदर इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया को इसने बहुत बुरी तरीके से पीट कर मारा है। 1805 से लेकर के 4 सालों में बहुत बार इनकी हार हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ राइन, जर्मनी के अंदर जो होली रोमन एम्पायर जो चल रहा था उसको कन्फेडरेशन ऑफ राइन कर दिया गया। राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको सेम 4 में भी काम में आएगा। कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ द वेस्टर्न जर्मन स्टेट्स एंड ब्रॉड अंडर हिज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि छोटे छोटे स्टेट्स को ख़त्म करके उसने एक बड़ा स्टेट बनाया, ठीक है। ये हम लोग पॉइंट है ना, ये आपको इटाली ऑफ यूनिफिकेशन एंड जर्मनी में ये वाले कुछ पॉइंट्स काम में आएंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू किंगडम्स, अब देखो जहाँ जहाँ उसने नई सत्ता बनाई वहाँ पर अपने भाई बहन रिश्तेदारों को बिठा दिया, फ्रेंड्स वगैरह को। अपने भाई को किंग ऑफ नेपल्स बनाता है वो, दूसरे भाई को किंग ऑफ हॉलैंड, उसका तीसरा भाई है जेरोम किंग ऑफ वेस्टफेलिया, ग्रैंड डची ऑफ वॉर्सो, पोलैंड वगैरह जो है ऐड कर दिया गया फ्रांस के अंदर। नेपोलियन ने ग्रैंड डची ऑफ टस्कनी जो नॉर्दर्न अपना क्या कहते हैं इटाली है, उसने अपनी बहन को दिया। आइलीरियन प्रोविंसेस फ्रांस के अंदर अनेक्स किया गया। 1810 के अंदर नेपोलियन ने हॉलैंड को अनेक्स किया। बहुत सारी जो जर्मनी वगैरह है उसको एक फ्रेंच एम्पायर का एक रियलिटी बना दिया इसने, मतलब इटाली के नॉर्दर्न पोर्शंस को अनेक्स करना, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इटाली और उसके बाद में जर्मनी, ये सारे जो प्रोविंसेस है वहाँ के उनको अनेक्स करने के बाद में इट केम टू अ रियलिटी। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है, बाय डिफीटिंग द ऑस्ट्रिया, रशिया एंड द प्रूशिया, ठीक है। ये तीनों को डिफीट करने के बाद में, मज़ा चखाने के बाद में, अब यहाँ पर ये सुप्रीम बन चुका है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, कोई इसका दूसरा
लाइक सनी नहीं है, ये सभी को दूर चटा चुका है, मतलब इन ऑल इट्स ग्लोरी अब वो घूम रहा है। अब ये बड़े कंट्री से लोहा लेना चाहता है। अब वही नेपोलियन जो है इंग्लैंड को ह्यूमिलिएट करना चाहता है, उसके नेवल पावर को है ना ख़त्म करना चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा वो डेस्परेट था इसको हराने के लिए। तो नेपोलियन ने एक प्लान को डिवाइस किया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ताकि ब्रिटिश कॉमर्स वगैरह को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलेट हो सकता है। नेपोलियन ने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय द बर्लिन एंड द मिलान डिक्रीज़, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिक्रीज़ मतलब एक फरमान होता है इसका, तो यहाँ से उसने इसका ये नाम पड़ गया बेसिकली, तो उसने डिक्री वगैरह कुछ दिया। अब ये डिक्रीज़ क्या कहती थी कि नेपोलियन ने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड के बारे में बात की है, ब्रिटिश आइसल के बारे में, कोई भी यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट नहीं करेगा यूरोप के अंदर, कोई ब्रिटिश शिप्स यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे यूरोपियन पोर्ट्स में, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको ट्रेड इंग्लैंड के साथ में एकदम स्टॉप करना है। और इसी भेस मतलब इसी पूरे इसमें कल्चर में, इसी स्टाइल में ही वॉन्ट टू टीच द लेसन टू द नेशन ऑफ द शॉपकीपर्स दैट इज़ इंग्लैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड ऑल्सो रिटेलिएटेड, तो इंग्लैंड चुप बैठने वाला थोड़ी ना है, तो उसने नेपोलियन की जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है तो उसके खिलाफ यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, ऑर्डर्स इन काउंसिल करके, के विच लेड टू द ब्लॉकेड ऑफ ऑल यूरोपियन पोर्ट्स बाय द ब्रिटिश नेवी फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन सी विद द अदर कंट्रीज, प्रिवेंटेड दोज कंट्रीज विच हैड स्टॉप्ड देयर ट्रेड इंग्लैंड अंडर फ्रेंच थ्रेट, ठीक है। तो समुंदर के ऊपर किसका कब्जा है? ब्रिटिशर्स का है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है बाबू, अगर आप हमसे सामान नहीं लोगे तो आप हमको यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर इजाज़त भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक ऐसा हो चुका था कि इट वाज अ नियरली अराउंड थ्रेट टू द नेपोलियनिक एम्पायर। लोग जो थे वो आक्रोश में हो रहे थे, उनसे को ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो काफ़ी पसंद था, उनको सी वगैरह में दूसरे कंट्रीज़ के साथ में भी ट्रेड करना था। सब जगह पर इसने ब्रिटिश शिप्स ने, मतलब ब्रिटिश पोर्ट्स ने ना ब्लॉकेड किया हुआ था कि आपकी जहाज़ यहाँ पे नहीं रुकेंगी फलाना, तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँच रहा था। अब उसका जो एम्पायर है नेपोलियन का, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी यहाँ पे कि इंग्लैंड का सामना कर सके। टू एंश्योर द वर्किंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, नेपोलियन हैड टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन इटाली सबसे पहले यहाँ पर मना कर देने वाला है। पोप खुद जो यहाँ पर था वो उसने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बातों को सुनेंगे नहीं। नेपोलियन डज नॉट हेसिटेट टू इम्प्रिजन हिम, मतलब उसने उसको कैद भी कर दिया। एज द यूरोपियंस वर डिप्राइव्ड ऑफ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेड है वो पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था, तो दे बिगैन टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द नेपोलियन। तो रादर देन हार्मिंग द ब्रिटिश इकोनॉमी, डैमेज द यूरोपियन इकोनॉमी, तो फ्रेंच नेपोलियन ने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सिस्टम को गिव अप कर दिया। बेसिकली कैसा है ना कि आप लोगों से इतना पूरा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर कि भाई आप जो सिस्टम है ना तो वो सिस्टम को आप गिव अप कर दो, अदरवाइज आपको फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेनिनसुलर वॉर। पेनिनसुलर वॉर पे आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि अभी हम लोग देखिए यहाँ पर इसके जो कैंपेन्स है वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, ये हम तीसरे वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा देखना है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक वीडियो, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्टी के 2 वीडियोस, टोटल 3 वीडियो में यहाँ पर हम लोग ये पूरा टॉपिक को ख़त्म करेंगे। डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर वॉर। पेनिनसुला लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ द लैंड कवर्ड विद वाटर, उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। तो इसके पहले थोड़ा सा मैप वापस से देख लेते हैं। देखो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप अगर नहीं समझोगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको समझ में ना आए। स्पेन और पोर्चुगल आप देख लो, स्पेन जो है वो कहाँ पर किस तरफ पड़ता है और पोर्चुगल किस तरफ पड़ता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये स्पेन है, ये पोर्चुगल है, फ्रांस के एकदम इमीडिएट। तो अब ये भाई साहब है ना, ये स्पेन में जाने वाले, ठीक है, इमीडिएट बाउंड्री है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो खटपट तो होगा ही उनके बीच में। अब यहाँ पर कैसा है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम चल रहा था और उसके बाद में पोर्चुगल और स्पेन के अंदर भी उसने इन्वेजन किया और पेनिनसुलर वॉर की शक्ल ले लेता है ये। सबसे पहले नेपोलियन ने अरेंज ये किया कि स्पेन का कॉन्क्वेस्ट करना है और पोर्चुगल का पार्टीशन करना है। फ्रांस के अंडर फ्रेंच फोर्सेस अंडर मार्शल जोआशिम मुराट मैड्रिड को उसने कैप्चर कर लिया और उसके बाद में जो पोर्चुगीज़ की जो रॉयल फैमिली थी वो ब्राज़ील भाग जाती है।
अब उसके बाद में बहुत सारे उसने ट्रूप्स है ना स्पेन के अंदर स्टेशन कर दिए। ये बात हुई थी पोर्चुगल के साथ में, स्पेन के ऊपर अभी उनका कहर नहीं आया है। तो नेपोलियन ने यहाँ पर डिसमेंटल करने की कोशिश की कि जो बर्बन डायनेस्टी जो स्पेन के अंदर एक छोटा मोटा सा हिस्सा था, जैसे लुइस वगैरह इससे बिलोंग करते थे, तो उनको हम यहाँ से ख़त्म करने के बाद में अपने बंदे बिठा दें। और बर्बन किंग ऑफ स्पेन फर्डिनेंड 7 उसको फोर्स किया गया कि आप अपनी गद्दी खाली करो, और जो स्पेनिश थ्रोन है उसका जो भाई है जोसेफ, तो उसको यहाँ पर दे दिया गया। मुराद उसका जो साला है, ठीक है, तो जोसेफ की प्लेस ले लेता है एज द किंग ऑफ नेपल्स। मतलब पहले वो इटाली जो साउथ इटाली में इसका भाई यहाँ पर बैठा हुआ था, इसके भाई को यहाँ पर स्पेन में बुलाया जाता है और उसके साले को जोसेफ की जगह जो साउथ इटाली में दे दी जाती है। तो ये नेपोलियन का हाई हैंडेडनेस एक्शन था, और स्पेनिश पीपल कैसे ना कि एकदम फ्रीडम लविंग थे, उनको ये लगा गुस्सा, और उसके बाद में स्पेनिश लोगों ने किया रिवोल्ट। अब यहाँ पर उसको बहुत अलग अलग तरीके से ऑपोजिशन झेलना पड़ा जो इटाली और जर्मनी से एकदम ही अलग थे। तो इसने पहले यहाँ पर जो गवर्नमेंट और आर्मीज़ के खिलाफ जो फाइट किया था उससे एकदम अलग था, बिकॉज स्पेन के अंदर है ना जनता एकदम जाग चुकी थी, इसको जनता से फाइट करनी थी। अब इंग्लैंड भी इसी के अंदर कूद जाता है। इंग्लैंड ने अपने आर्थर वेलेस्ली को भेजा कि स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों को यहाँ पर तैयार करो फ्रेंच के खिलाफ फाइट करने के लिए, और यहाँ पर छिड़ जाता है पेनिनसुलर वॉर। इंग्लैंड यहाँ पर क्यों कूदा भाई? इंग्लैंड और फ्रांस की दुश्मनी पहले से चल रही है, तो इंग्लैंड ने देखा कि स्पेन और पोर्चुगल को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो पेनिनसुलर वॉर तकरीबन 1808 से लेकर के 1814 तक चला, और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ पर फ्रेंच को देखने के लिए मिली। फ्रेंच वर डिफीटेड एंड वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्पेन एंड द जोसेफ वॉज डिपोज्ड। जोसेफ को भी हटा दिया गया। जोसेफ भैया नेपल्स में बैठे थे, वही ठीक था, लेकिन अब क्या करें, नेपोलियन भैया की बात सुननी पड़ेगी। पेनिनसुला वॉर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नेपोलियंस डाउनफॉल, और नेपोलियन ने यह भी बाद में कहा है कि स्पेनिश अल्सर दैट किल्ड हिम, तो स्पेन से उसकी तबाही और बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। अदर यूरोपियंस कंट्री फॉलोड द सेम एग्जाम्पल, और उसके बाद में नेपोलियन ने फिर एक फ्रेंच आर्मी भेजी, फिर वापस से यहाँ पर ऑस्ट्रिया हमेशा सिर्फ हारने के लिए ही आता है। नेपोलियन ने एक जो उसकी वाइफ थी जोसेफाइन, तो उससे उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने फिर 18 साल की जो आज डचीज ऑफ ऑस्ट्रिया है, जो मारी लुइस डॉटर ऑफ द एम्परर फ्रांसिस वन ऑफ द ऑस्ट्रिया है, उसके साथ में उसने शादी की ताकि उसको जो है ना एक बच्चा मिल सके जो आगे उसका वारिस हो सके। तो द कपल हैड अ सन, और नेपोलियन सेकंड उसका नाम रख दिया गया। उसको टाइटल दे दिया गया द किंग ऑफ रोम, इन्वेजन ऑफ रशिया। ये दूसरा पॉइंट है। अलायंस जो था नेपोलियन और ज़ार के बीच में, जैसे अलेक्जेंडर के साथ में मिलता है टिलसित वगैरह में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गए थे इनके रिलेशंस। रशिया की जो इकोनॉमी है कॉन्टिनेंटल सिस्टम के साथ में बहुत ही ज़्यादा एकदम बर्बादी की कगार पर आ चुकी थी। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, मतलब दोनों के बीच में है ना जो समझदारी अब ना समझ में बदल चुकी है। विड्रॉवल ऑफ द रशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल सिस्टम प्रॉम्प्टेड नेपोलियन टू इन्वेड। 6 लाख की फोर्स लेकर के वो निकलता है, रशिया की तरफ रुख करता है। जून 1812 में नेपोलियन ने नेमान रिवर को क्रॉस करके रशिया में घुस जाता है, वो एंट्री कर लेता है। रशियंस रिट्रीटेड, मतलब जैसे ही वो रशिया के अंदर ऐसे एंट्री करता है, रशियंस और आगे भागते हैं। ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, रशियंस और भागते हैं। अब ये लोगों ने क्या कौन सी फॉलो किया? पॉलिसी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, मतलब जहाँ पर भी जाना और इनके लिए कोई सामान नहीं छोड़ना। अब ये फ्रेंच फोर्सेस है ना, इनके पीछे आती गई, उनका कम्युनिकेशन लाइन भी कट होता गया, इनके लिए खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं गया। और उसके बाद में रशिया के अंदर विंटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा था। सितंबर 1812 में नेपोलियन ने रशियंस के साइड में बोरोदिनो, मॉस्को के आसपास में, उसने यहाँ पर इनके साथ में जंग कर ली। और बैटल यहाँ पर इतनी खतरनाक होती है कि कोई रिजल्ट होता ही नहीं। दोनों बहुत अच्छे से फाइट करते हैं। एक का तो ऑब्वियसली घर है और एक जो है दूसरे लैंड पर फाइट कर रहे हैं। नेपोलियन को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस होते हैं मैन और मटेरियल में, और वो आगे फिर मॉस्को की तरफ बढ़ता है और ये देखता है कि भाई हमको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ यही मिल रही है सिटी एम्प्टी एंड बर्निंग। लोगों ने अपने सब सामान वगैरह लेकर जाके आग लगा दी है कि आओ भाई हमारे पीछे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। As the Tsar made no offer to peace, Napoleon began his return march from Moscow in the October 1812. तो अब उसको रिटर्न जाना पड़ा। उसके पीछे रीज़न बहुत ही ख़तरनाक थे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्नो स्टॉर्म, लैक ऑफ सप्लाईज, ये नेपोलियन की आर्मी में एकदम तबाही मचा चुके थे। उसके बाद में रशियन सोल्जर्स तो थे जो थे यहाँ पर, उनको कोसैक, ठीक है, जिसको कोसैक कहते हैं, उनकी टैक्टिक्स बड़ी ख़तरनाक होती थी। और
बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार दिया था। 6 लाख की आर्मी से 5 लाख की जो आर्मी है नियरली अराउंड वो मर चुकी थी। उसके बाद में उनके खेमे यहाँ से वहाँ डेजर्ट भी हो चुके थे, मतलब शिफ्ट हो चुके थे। उन्होंने लाइक नेपोलियन के खेमे से वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। कुछ लोग कैप्चर भी हो चुके थे। सिर्फ 1 लाख की आर्मी इसके पास बची और नियरली अराउंड 6 लाख में से 5 लाख की आर्मी जो है इस तरीके से उसकी गायब हो जाती है। बैटल ऑफ नेशंस, कोलैप्स ऑफ द ग्रैंड आर्मी, जो उसने ग्रैंड आर्मी यहाँ पर ये बनाई थी तो रशिया के अंदर तो काफ़ी बहुत बड़ा डिफीट हो गया और इसी की वजह से यहाँ पर जो एनकरेजमेंट फोर्थ कोलिशन को मिलता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड स्वीडन, तो मतलब EARS ये होगा। आगे आपको P लगाना है, पियर्स हो जाएगा फोर्थ कोलिशन में, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ईयर, ईयर्स, पियर्स, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जर्मन्स यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर ये वॉर ऑफ लिबरेशन अपना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में तो नेपोलियन ने कुछ विक्ट्रीज वगैरह की। उसके बाद में बैटल ऑफ नेशंस लिप्जिग के अंदर अक्टूबर 13 में वो डिफीट हो जाता है। नेपोलियन रिट्रीटेड इनटू फ्रांस, वो वापस फ्रांस की तरफ पहुंचता है। एलाइज ने उसको वापस से एकदम पीछे उसके पड़ जाते हैं वो लोग और उसको पेरिस वगैरह में मार्च 1814 में दे कैप्चर्ड हिम। बैटल ऑफ वाटरलू, करो या मरो। तो नेपोलियन ने अपना जो थ्रोन है वो एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया अपना थ्रोन 11 अप्रैल 1814 में और उसके बाद में एग्जाइल टू द आइलैंड ऑफ एल्बा, मेडिटेरेनियन सी में उसको वहाँ पर एग्जाइल कर दिया गया, देश निकाला हो गया उसका। बर्बन जो मोनार्की है वापस से फ्रांस के अंदर उसको बिठाया गया। लुइस 18 ब्रदर ऑफ द एग्जीक्यूटेड लुइस 16, तो लुइस 18 को यहाँ पर बिठाया गया और उसके बाद में उसको थ्रोन दे दिया गया। नेपोलियन एल्बा से भी बाहर निकलता है। नेपोलियन जिसको तड़ी पार किया गया था एल्बा के आइलैंड पर, वहाँ से निकल करके फरवरी 1815 में नियरली अराउंड 10 महीने बाद वो पहुँच जाता है। उसने फ्रेंच के थ्रोन को वापस से रीगेन किया, लुइस 18 को वहाँ से भगाया और लुइस 18 बेल्जियम में जा करके अपनी पनाह ले लेता। मतलब नेपोलियन भैया अभी भी हार नहीं माने। नेपोलियन वंस अगेन रूल्ड फ्रांस फॉर 100 ईयर्स, 3.5 महीने तक के उसने रूल किया। जो कोलिशन पावर्स थी वो नेपोलियन को जड़ से ख़त्म करने के पीछे लग चुकी थी। तो लोगों ने यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर अपना ग्रुपिंग ज्वाइन किया, एंग्लो प्रूशियन फोर्सेस, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसको आर्थर वेलेस्ली कहते हैं और ब्लूचर रिस्पेक्टिवली, इन दोनों ने मिल करके फ्रांस की तबाही का लाइक लेटर या तो तबाही नामा लिख चुके थे। डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्टी फॉर द लास्ट टाइम इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द बेल्जियम, यह 18 जून 1815 की बात है। नेपोलियन वन अगेन फ्लेड टू द पेरिस, एब्डिकेटेड फॉर द सेकेंड टाइम, वापस से वो दूसरी बार थ्रोन छोड़ता है। अब वो सोचा कि मैं यहाँ से यूएस भाग जाऊँगा, लेकिन यूएस नहीं भाग पाता। वो भागने के चक्कर में उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में एक बंजर आइलैंड जिसको हम लोग सेंट हेलिना आइलैंड कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशन में, उसको वहाँ पर छोड़ दिया गया। नेपोलियन जो है 5 मई 1821 में ड्यू टू कैंसर उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। 1846 में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये मुआहदा किया था, ये लाइक साथ में आकर के उन्होंने एक ऑपरेशन किया था कि उसके जो रिमेन्स है वो पेरिस वगैरह में लेकर आए जाएंगे, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ऑफ द नेपोलियन हम लोग बाद में देखते हैं तीसरे वीडियो में। मिलते हैं तीसरे वीडियो में। टेक केयर एंड जय हिंद।